अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। एयरपोर्ट। एक 35 साल आदमी एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, जो देखने में अपनी उम्र से 7-8 साल कम ही लगता है। इसके दाएं बाएं 7-8 गार्ड्स होते हैं। वो शहाना चाल चलते हुए गाड़ी की तरफ आता है। एक गार्ड झुककर दरवाज़ा खोलता है। अभी वो बैठ ही रहा था कि इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। हेलो, आसिफ नियाज़ी स्पीकिंग, वो गंभीर आवाज़ में बोला। हेलो सर, एक बुरी खबर है सर, हमारा सारा माल पकड़ा गया है और जो लड़कियां आपने शेख को देनी थी आज रात, इनको भी पुलिस वालों ने छुड़वा लिया है। सर, एक बुरी खबर है, जो कराची यूनिवर्सिटी में हमारा ग्रोह ड्रग्स सप्लाई करता था और लड़कियों को ट्रैप करके हमारे पास भेजता था, इसका लीडर पकड़ा गया है। कॉल करने वाले ने एक ही सांस में पूरी खबर सुना दी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरी बात सुने बिना कॉल काट दे और बाद में इसको ही सज़ा मिले कि पूरी बात क्यों नहीं बताई। क्योंकि आसिफ नियाज़ी जैसे दरिंदे के लिए छोटी छोटी बातों पर जान ले लेना एक मशगला था। इसकी पूरी बात सुनकर इसका गुस्सा 7वें आसमान को पहुंच गया। यू बास्टर्ड, तुम सब कहाँ मरे हुए थे? हाँ, क्या इसलिए मैं तुम लोगों को पैसे देता हूँ? तुमको तो मैं आकर देखता हूँ, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से लिखी है। नियाज़ी तो किसी की मामूली सी गलती भी माफ़ नहीं करता। इस बार तो मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है और सबसे पहले सज़ा तुम्हें ही मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हें इंचार्ज बनाया था कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में सब संभालोगे और अगर कोई गड़बड़ होती है तो सबसे पहले मुझे खबर दोगे। और तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि पुलिस मेरे बारे में छानबीन कर रही है। मैं पहुंच रहा हूं और फरार होने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम कहीं भी छुप जाओ लेकिन नियाज़ी से बच नहीं सकते। वो गुस्से से दौड़ा और मोबाइल को गुस्से से फेंका और खुद ड्राइविंग करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इसके गार्ड ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने इसे एक सख्त घुरी से नवाजा, जिसके चलते वो इसकी एक घुरी पर चुप कर गया। हुआ कुछ यूँ था कि अर्शमान खान को जब आसिफ नियाज़ी के पाकिस्तान आने की खबर मिली तो इसने फैसला किया कि वो इसके सामने आने से पहले कुछ धमाकेदार सरप्राइज़ इस नियाज़ी को दे, ताकि इसे भी पता चले कि इस मुल्क के रखवाले इतने बेखबर नहीं कि कोई भी इनके मुल्क की जड़ें खोखली करे और इन्हें कुछ खबर ही ना हो। इसलिए इसने पहले से ही तैयारी कर ली थी। इतने दिनों से वो और इसकी टीम ने पूरी जान फिशानी से इस केस पर काम किया था और इसके बारे में एक एक बात और जानकारी हासिल की थी। इसी दौरान इन्हें नियाज़ी के ड्रग्स डील के बारे में पता चला था, जो आज के दिन होनी थी, और ये डील नियाज़ी के इस्लामाबाद के बाहर सुनसान एरिया में बने फार्म हाउस पर थी। अर्शमान ने इस केस के लिए एक टीम तैयार करवाई थी, जिसके साथ वो नियाज़ी के फार्म हाउस पर पहुंचा और इन्हें ये यहाँ आकर पता चला कि नियाज़ी ने आज ही कुछ लड़कियों की किसी शेख के साथ डीलिंग की है और आज रात को ये भी बाहर भेज दी जाएंगी। ये सब जानकर अर्शमान का तो खून ही खोल उठा। वो तो शुक्र था कि वो लोग वक्त से पहले आ गए थे और फार्म हाउस से कुछ दूर मौजूद जंगल में छुपे हुए थे, ताकि इनको इनकी मौजूदगी का कुछ पता न चल सके। फार्म हाउस में जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक तो सामने से जाने वाला और एक पीछे से था, जो बहुत कम इस्तेमाल होता था। अर्शमान ने पीछे के दरवाजे से जाने का प्लान किया। यहाँ तक इतनी आसानी से पहुँच पाना मुमकिन नहीं होता अगर इसके बारे में अर्शमान खान का आदमी, जो इन लोगों के बीच नौकर की हैसियत से काम कर रहा था, इन्हें पूरी जानकारी नहीं दे रहा होता। अर्शमान ने इसे कहा था कि वो मौका देकर इनकी चाय में नशा आवर गोलियां मिला दे और वो आसानी से प्लान पर अमल कर सके। इसने जमान और टीम के 4 और लोगों को अपने साथ लिया और बाकी 8 को बाहर मौजूद ट्रक के पास जाने को कहा, जिसमें उन्होंने ड्रग का सामान लोड किया हुआ था। अर्शमान अपने साथियों के साथ पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। इसके आदमी ने इसको इस रास्ते के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, इसलिए इसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो लोग काफ़ी एहतियात से चल रहे थे कि किसी को पता न चले, क्योंकि लड़कियां इनके कब्जे में थी, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो लोग काफ़ी संभल कर तहखाना तक पहुंचे, जहां पर इन लड़कियों को रखा गया था और वहां पर 2-3 गार्ड पहरा दे रहे थे, जिसे देखकर अर्शमान और इसके साथियों के चेहरे पर चमक आ गई।
क्योंकि इन्हें काबू करना इनके बाएं हाथ का खेल था। इन गार्ड को इन सब ने काफ़ी आसानी से जेर कर लिया। अर्शमान जब तहखाने में दाखिल हुआ तो देखा कि वो डेरी सहमी दीवार से लगकर बैठी हुई थी। वो चलता हुआ इनके पास आया। डरो नहीं, हम तुम सबको बचाने आए हैं, वो इन्हें तसल्ली देते हुए बोला। इन सबको इसने बैक एरिया की तरफ लाया और इनके पास अपने दो साथियों को खड़ा करके कहा कि तुम दोनों इनके साथ रहो और अगर कोई गड़बड़ लगे तो इन्हें लेकर जंगल की तरफ जाना जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ हैं, तब तक हम बाहर वालों से निपट लें। भाई इनकी तादाद ज़्यादा थी, लेकिन नींद की गोलियों की वजह से वो सब आधी सोई जागी कैफियत में थे, इसलिए वो इनका मुकाबला नहीं कर सके। अर्शमान खान ने इन लड़कियों में से जो अपने घर जाना चाहती थी और यकीन था कि इनके घर वाले इन्हें कबूल कर लेंगे, इन्हें इनके घर भिजवा दिया और जिन्हें इनके घर वालों ने कबूल नहीं किया इन्हें शेल्टर होम भिजवा दिया और वहां से जब्त किया ड्रग सरकार के हवाले कर दिया। गुल जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर आ रही थी कि वो लड़खड़ा कर गिरने लगी कि सामने से आते साहिल ने इसे थाम लिया और इसे गिरने से बचाने के चक्कर में इसने अपना एक हाथ इसकी कमर में डालकर इसे अपने बेहद नज़दीक कर लिया। इसे गुल की धड़कनें अपने दिल की धड़कनों के साथ सुनाई देने लगी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। गुल को इसकी आंखों में आज कुछ अलग सा महसूस हुआ जिसे वो कोई नाम नहीं दे सकी। साहिल तो इसकी आंखों में देखते हुए खो गया कि इसे छोड़ना भी भूल गया। ज़राफ़े छोड़ो मुझे, और ये क्या मुझे छुछोरों की तरह घूरे जा रहे हो? गुल इसकी पकड़ में कसमसाते हुए बोली। तुम्हारी लवली आंखों ने हमें यूं अट्रैक्ट किया कि सबको निगलेक्ट करके तुम्हें ही सिलेक्ट किया। साहिल ने इसकी आंखों में देखते हुए पढ़ा। बदतमीज़ धड़की ज़राफ़े, ये क्या पकड़ रहे हो तुम? क्या तारीफ ही तो की है? तारीफ की है, गुल इसकी नकल उतारते हुए बोली। आज के बाद की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैं तो करूँगा, क्या कर लोगी तुम? साहिल इसे चिढ़ाते हुए बोला। तो मैंने तुम्हारी ही ज़राफ़े जैसी गर्दन मरोड़ देनी है, गुल ने दांत पीसते हुए कहा। वैसे गुल, मुझे तुमसे कुछ कहना है, वो सीरियस आवाज़ में बोला। गुल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्योंकि वह इसे गुल बहुत कम कहता था इसलिए वो इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। गुल, मेरी एक ही है विश कि तुम ही बनो मेरी मिस, साहिल शरारती आवाज़ में कहकर भाग गया। गुल जो सीरियस होकर बात सुन रही थी इसकी बात सुनकर इसके पीछे भागी, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। वो दांत पीस कर रह गई। शारेज कमरे में आने के बाद नायरा को अपनी बाहों में कैद किए अपनी दिन भर की बेचैनी और बेकरारियां मिटा रहा था। नायरा इसकी बाहों में कैद हल्का हल्का सा कांप रही थी और मुसलसल अपने आप को छुड़वाने की कोशिशों में लगी हुई थी। बटरफ्लाई, अब अगर आपने मेरी बाहों से निकलने की कोशिश की तो फिर सज़ा के तौर पर आप सुबह तक मेरी बाहों में यूं ही कैद रहेंगी और मैं वो सब कर गुजरूंगा जिसका अभी न करने का मैंने खुद से वादा किया है। वो इसके बालों में मुंह छुपाए एक हाथ से इसकी कमर को जकड़े और दूसरे हाथ से इसके बालों में उलझाए इसके कानों में मैनी की सरगोशियां करते हुए बोला। इसके बोलने से लब नायरा के कान से टच हुए जिससे इसके पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई और इसकी मैनी खेज सरगोशी पर इसके गाल तपने लगे, जिस पर नायरा ने अपना चेहरा शारेज के सीने में छुपाया। इसका ऐसा करना शारेज के जज्बात को भड़का किया। शारेज ने इसका चेहरा अपने सामने करने की कोशिश की तो नायरा और सख्ती से अपना चेहरा इसके सीने में छुपाने की कोशिश करने लगी। उफ माई इनोसेंट ब्यूटी, अगर आप ऐसा करेंगी तो ये खान अपने आप से किया हर वादा तोड़ देगा, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फिर आपको सारी रात अपने ऊपर मेरी बेकरारियां और बेताबियां सहनी पड़ेगी जो आपकी ये नाजुक सी जान सह नहीं पाएगी। वो गंभीर लहजे में इसके कानों में जानलेवा सरगोशी करते हुए बोला। नायरा से अपना चेहरा ऊपर उठाना मुश्किल हो गया। अचानक शारेज ने इसे एक झटके से सामने किया और इसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लिया। नायरा तो समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या है। शारेज ने इसके लबों को कैद किए और एक हाथ से इसकी कमर को सहलाते हुए वो इसकी सांसों को कतरा कतरा पी रहा था। नायरा को अपनी सांस सीने में अटकती हुई महसूस हुई। वो इसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी लेकिन हो नहीं पाई। शारेज को जब लगा कि वो सांस नहीं ले पा रही तब जाकर इसने नायरा को आज़ाद किया और इसे लेकर सोफे पर बैठ गया और ऐसा ऐसा इसकी कमर को रब करने लगा ताकि वो थोड़ा पुरसुकून हो सके। शाह, आप बहुत बुरे हैं, अगर मेरी सांस रुक जाती तो। वो इसकी गर्दन में मुंह छुपाए अटक अटक कर बोली। ऐसे कैसे रुक जाती? मैं आपको कुछ होने दे सकता हूँ क्या? वो इसे गले से लगाए मोहब्बत से बोला। आसिफ नियासी एयरपोर्ट से आने के बाद मुसलसल गुस्से में था। इसका बस
नहीं चल रहा था कि वो डीएसपी अरशमान खान को जान से मारते, जिसकी वजह से इसका करोड़ों का नुकसान पहुंचा था। जब से आया था वो पैग पे पैग चढ़ाए जा रहा था और मुसलसल अरशमान को गालियों से नवाजे जा रहा था। इसके सारे नौकर मुसलसल इसके अताब का निशाना बन रहे थे। इसके बड़े भाई जो कि पॉलिटिक्स में थे और मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज थे और पॉलिटिक्स की आड़ में इन्हीं सब कामों में मुलव्वस थे। इससे इसके गुस्से की वजह पूछी तो इसने सब कुछ बता दिया और कहा कि मैं चाहता हूं कि इस डीएसपी को सस्पेंड कर दिया जाए और आप पॉलिटिक्स में होने की वजह से ये काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखो आसी, मैं भले ही पॉलिटिक्स में हूँ लेकिन मैं उसे सस्पेंड नहीं करवा सकता क्योंकि वो कोई छोटा मोटा पुलिस इंस्पेक्टर या हवलदार नहीं है। वो इस शहर के टॉप बिजनेसमैन जवाद तैमूर खान का बेटा और SRK का भाई है, जिसकी काफ़ी ऊंची पहुंच है। और सिर्फ यही बात नहीं है बल्कि ये जो डीएसपी अरशमान खान है, इसने ये नौकरी अपने बाप भाई की मदद से हासिल नहीं की है बल्कि अपनी ईमानदारी और बहादुरी से कमाई है। और अब तो तुम समझ गए होगे इसकी पोजीशन कितनी स्ट्रोंग है और हम बिना किसी जुर्म के इसे नौकरी से निकाल नहीं सकते हैं। भाई, मैंने आपको इसकी शान में कसीदा ख्वानी करने को नहीं बोला है बल्कि अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मांगा है। वह गुस्से से तेज आवाज में बोला, अरे मेरे भाई, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? इसका भी कोई हल ढूंढ लेंगे। ओके भाई, लेकिन इस डीएसपी को मौत मिलनी चाहिए क्योंकि आज तक किसी ने मुझे नहीं हराया, लेकिन इस डीएसपी ने ना सिर्फ हराया है बल्कि हमारा करोड़ों का नुकसान भी पहुंचाया है। अरे मेरे भाई, तुम अभी ये सब छोड़ो और वहां पहुंचो जहां पर मैंने तुम्हारी रात रंगीन करने का सामान मुहैया किया है। इसका बड़ा भाई खबासत से आंख विंग करते हुए बोला, ओह, मतलब आपने मेरे आने की खुशी में नगार भाई के कोठे पर कोई मस्त कली मंगवाई है? हाँ, अब तुम जाओ और इन सब के बारे में बेफिक्र रहो। तुम्हारा भाई सब कुछ संभाल लेगा जैसे सालों पहले संभाला। वो माजी का हवाला देते हुए बोला, ओके भाई एंड थैंक्स। जाओ, लेकिन सिर्फ दिल लगी करना, दिल ना लगा लेना। वो पीछे से हाँ कर बोला, उफ, अब मैं इस उम्र में दिल लगाऊंगा क्या? वैसे भी मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, ये तो जस्ट फन है। वो अरशमान को भूल भाल कर अपनी रात रंगीन करने चला गया। कहते हैं कि इंसान जब पहली बार गुनाह करता है तो इसके दिल में एक स्याह नुक्ता बन जाता है और जैसे जैसे वो गुनाह करता जाता है ये नुक्ता भी बढ़ता जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब इसका दिल पूरा स्याह हो जाता है और फिर वो गुनाह किए जाता है और इसका ज़मीर भी मुर्दा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इन दोनों भाइयों का भी है जिन्होंने जाने कितने गुनाह किए और मासूम लोगों की बद्दुआएं ली हैं कि अब इनका ज़मीर भी इन्हें मलामत नहीं करता है। मैम, वो पाकिस्तान आ चुका है और इसे बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। मतलब? अंशा ने इसकी तरफ नासमझी से देखा। मैम, मैंने आपको बताया था ना कि इसके पीछे पुलिस भी लगी है और इसकी हर एक्टिविटी को फॉलो कर रहे थे। कल इसको यहाँ पहुँचते ही ये खबर मिली कि इसका सारा माल पकड़ा गया है और जो लड़कियाँ स्मगलिंग होने वाली थी वो पुलिस के हाथ लग चुकी हैं। ये पुलिस कब से इतनी फास्ट हो गई? मैम, वो जो नए डीएसपी सर आए हैं वो बहुत ही ईमानदार और काबिल ऑफिसर हैं। कल उन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर आसफ नियाजी के फार्म हाउस पर रेड डाली थी जो कि कामयाब हुई। कुछ भी हो मगर पुलिस काबिल एतमाद नहीं है। वैसे मैंने तुमसे जो बोला था वो काम हो गया कि नहीं? जी मैम, हो गया। ओके। आज शारेज और नायरा की शादी को 1 हफ्ता हो गया था। इस दौरान वो घर वालों से काफ़ी घुल मिल चुकी थी। इसकी सबसे ज़्यादा गुल और रोमी चच्ची के साथ खूब बनती थी। इसे इस घर के सभी लोग बहुत अच्छे लगे जिन्होंने इस 1 हफ्ते के अंदर इसे इतना ज़्यादा प्यार दिया कि वो भी हिचकिचाना छोड़कर इनके साथ घुल मिल गई थी। इसकी अंशा से रोज़ बात होती थी लेकिन वह पहले की तरह इसे फोर्स नहीं करती थी इसे अपने पास बुलाने के लिए। इस 1 हफ्ते में अंशा एक ही बार खान विला आई थी क्योंकि वो काफ़ी मसरूफ़ थी। वजह आसफ नियाजी था जिसकी वो पल पल की खबर हासिल कर रही थी। वो बस एक मौका की तलाश में थी कि वो इसे इसके किए की सज़ा दे सके। अरशमान भी ज़्यादातर बाहर रहता था केस के सिलसिले में। फ़िलहाल वो अपने जज्बात साइड पर रखे इस केस के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। सभी घर वाले इस वक्त लाउंज में बैठे खुश गपियों में मसरूफ़ थे। तभी अरशमान थका हुआ सा अंदर दाखिल हुआ। मेरा बच्चा, थक गए हो? जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक चाय बनवाती हूँ। जब ऐसी जॉब करेगा तो थकेगा ही। मैंने कितनी बार मना किया है। उफ, नॉट अगेन डैड, मैं अपने जॉब के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। वो इनकी बात काटते हुए बोला, मैं तुम्हारी जॉब? अरे जवाब, तुम क्या बच्चे के पीछे पड़े हुए हो? अभी तो वो बाहर से थका हुआ आया है। जा पुत्र, तू फ्रेश होकर आ। दी जान ने पहले जवाब साहब को डपटा और अरशमान को फ्रेश होने का कहा।
वैसे ममा भाई की जॉब से मोहब्बत देकर मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, कहें तो अर्ज करूं। साहिल ने इन्हें अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए कहा। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मना करेंगे तो मान जाओगे, गुल ने इसे चिढ़ाते हुए कहा। बासी फूल, तुम चुप रहो। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि अगर भाई के जॉब की वजह से बाहर रहने पर अगर बाबा को इतनी परेशानी है, तो अगर इनकी बीवी आ गई तो इस बेचारी का क्या होगा। जो भी होगा तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। अर्शमान इसके बगल में चेयर पर बैठते हल्की सी चपत लगाते हुए बोला। साहिल गड़बड़ा कर रह गया। तभी रूमी चच्ची गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आई। आज मौसम अबर आलूद था और लग रहा था कि बारिश होने वाली है, इसलिए उन्होंने मौसम की वजह से पकौड़े बना लिए। साहिल ने झट से प्लेट अचकी और जल्दी जल्दी खाने लगा। मोहब्बत के पकौड़े खा रहा हूँ, ज़रा चाहत की चटनी डाल देना, गरम चाय पका कर भी ले आओ, कोई आए तो इसको टाल देना। साहिल पकौड़े खाते हुए गुनगुना कर बोला। रूमी चची मुंह पर हाथ रखे हंसने लगी। मैं हमेशा चला आऊँगा जल्दी, अगर शामी तलो तो मिस कॉल देना। अर्शमान को शामी कबाब ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो भी साहिल की देखा देखी फरमाइश कर दी। आज इसका मूड फ्रेश था, इसलिए इसने भी एक छोटी सी शरारत कर डाली। इन्हें सूखी हुई रोटी खिला दो मेरी जान, बस मुझे घी लगा देना। मैं कितनी देर से भूखी हूँ बैठी, अगर कुछ भी नहीं तो दाल देना। तेरे पकवान मैं कैसे भूल जाऊँ, फिर मुझसे वही खाने कमाल देना। गुल कैसे इनसे पीछे रह जाती, इसलिए इसने भी शेर पढ़ते हुए कहा। अचानक फिजा में एक खनकता हुआ कहका गूंजा। सबने चौंक कर आस पास की आवाज़ की तरफ देखा तो नायरा मुसलसल पेट पकड़े हंस रही थी। शाहरेज जो इसके बगल में सोफे पर बैठा ऑफिस का काम कर रहा था, चौंक कर इसको देखने लगा। भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? मैं ना हंस रही, वो अपना पेट पकड़े हुए बोली। हंसने से इसका सुर्ख चेहरा हो गया था। वो आप लोग इतनी फनी शायरी कर रहे थे ना, इसलिए मुझे हंसी आ गई। आई एम सो सॉरी, वो अपने कान पकड़े क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली। अरे भाभी, कोई बात नहीं, आप जितना दिल चाहे हंस सकती हैं। शाहरेज तो बस अपनी बटरफ्लाई के खूबसूरत चेहरे पर नजरें टिकाए हुए था। अचानक अर्शमान का मोबाइल रिंग करने लगा, जिसे वो कान से लगाए बाहर आ गया। हाँ जमान, बोलो क्या खबर है। और जमान के बताने पर इसने एक तो सवाल किया और कॉल बंद कर दी और कल के बारे में सोचने लगा। दरअसल बात यह थी कि आसम नियाजी, जिसे हफ्ते पहले हुए रेड की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा था और तब से वो बिखरा हुआ था, और आज जमान ने खबर दी कि एक जगह पर गरीब लड़कियों का इज्तिमा निकाह करवाया जा रहा है, जिनके माँ बाप इनकी शादी अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर वो लड़कियां जो अकेली हैं और कोई नहीं है, और वो निकाह आसिफ नियाजी के भाई की तरफ से करवाया जा रहा था। दुनिया वालों की नज़र में ये एक बहुत ही अच्छा और नेक काम था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस निकाह की आड़ में कौन सा घिनौना मकसद छुपा हुआ है। ये सब आसिफ नियाजी और इसके भाई की चाल थी कि वो इन लड़कियों का निकाह ऐसे लड़कों से करेंगे जो निकाह में लेकर इन्हें बाहर मुल्क ले जाने का बोलकर बेच देंगे, क्योंकि ये सब लड़के भी आसिफ नियाजी और इसके भाई की तरफ से भेजे गए थे। और जब से ये बात जमान ने इसे बताई थी, वो गुस्से से बिफरा हुआ था। फिर इसने इज्तिमाई निकाह में जाने का प्लान किया। इधर अंशा को भी इस बारे में पता चल गया था और वो वहां जाने को तैयार थी, और इसने सोच लिया था कि वह इन लड़कियों को कुछ नहीं होने देगी। आज इज्तिमाई निकाह था और इस जगह पर मौजूद अंशा और अर्शमान दोनों एक दूसरे से अनजान वहीं पर मौजूद थे। सारी लड़कियां तैयार हो रही थी और अंशा भी वहां थी। अचानक दो लड़कियां चलती हुई इसके पास आई और इसे अपने साथ एक कमरे की तरफ ले जाने लगी। ओह हेलो, आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तैयार करने, इनमें से एक ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्यों? निकाह के लिए तैयार करना पड़ेगा ना, इसलिए तो लेकर जा रही हूँ। व्हाट? किसका निकाह? वो काफ़ी परेशान हुई और वो लोग इसे कमरे में ले आई और इसे तैयार करने लगी। इसने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, और वैसे भी वो यहाँ अपने मकसद के लिए आई थी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। इधर अर्शमान खान को भी ज़बरदस्ती दूल्हा बनाकर बिठा दिया था और वो ज़्यादा मज़ाहमत भी नहीं कर सका था, क्योंकि वो ज़मान का वेट कर रहा था जो इन नकली दुल्हों के खिलाफ सबूत लाने वाला था। यहाँ पर मीडिया वाले भी मौजूद थे। इसने सोचा जब तक निकाह शुरू होगा ज़मान आ जाएगा और तब वो ये इज्तिमाई निकाह रुकवा देगा, लेकिन निकाह शुरू हो गया और ज़मान अभी तक नहीं आया। अर्शमान काफ़ी झुंझला गया। ज़मान, अगर ये निकाह हो गया ना तो फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, वो मन ही मन में धमकियाँ देते हुए बोला। आखिरकार जब निकाह हो गया तब जाकर ज़मान पहुंचा और इसके साथ पुलिस एहलकार भी थे। पुलिस को देखते सब घबरा गए। घबरा तो आसिफ नियासी और इसका भाई भी गया था, मीडिया भी यहाँ मौजूद था। अर्शमान अपनी जगह से उठकर सामने आया और फिर इसने सारी
मीडिया के सामने इन नकली दूल्हों का पर्दाफाश किया और इन सब को पुलिस के हवाले किया और इसने आसिफ नियाजी के भाई पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सब इसके थ्रू हो रहा था, ये भी इस सब में शामिल है, लेकिन इसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होने पर वो साफ बच गए। अरशमान खान का तो खून ही खोल गया। कितनी मेहनत से इसने और इसकी टीम ने एक एक दूल्हे की असल पहचान ढूंढकर इनको बेनकाब किया, लेकिन फिर भी ये आसिफ नियाजी और इसका भाई इसके शिकंजे से बच गया। चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें तुम्हारे हर काले कारनामे समेत दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। इन सब कामों से निपटकर इसका ध्यान अपनी थोड़ी देर पहले बनी हुई बीवी की तरफ गया तो वह चलता हुआ इसके पास आया और इसका हाथ पकड़कर एक कम रश वाले एरिया की तरफ ले आया। पहले तो अंशिया कुछ नहीं समझी और होश में आते ही जोर से चिल्लाई, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो बदतमीज इंसान, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे ही किसी के साथ निकाह में बैठने की। अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या होता? अगर कोई और होता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो इसकी आंखों में देखते हुए घुराई। अर्शमान का दिमाग यही सोचकर ख़राब हो गया था कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो इसका ये कहना कि इसकी जगह अगर कोई और होता फिर भी ये निकाह कर लेती, इसके अंदर एक अनदेखी आग लगा किया।